नमस्कार जी, वेलकम बैक IITN अकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 3। रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 3। अब तक हम कर चुके हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर क्या चीज़ होती है। उसके बाद में हमने जाना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं। फिर हमने जाना हायरार्की, जो कि रिलेशन से रिलेटेड, जनरल लाइफ से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम देखा था। उसके बाद में हम बात कर रहे थे कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है या फिर ऑर्डर्ड पेयर, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद में हमने डिस्कस कर लिया था कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हम बात करते थे वॉइड रिलेशन की बात कर ली थी, आइडेंटिटी रिलेशन की बात कर ली थी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की हमने बात कर ली थी। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं रिलेशन के अंदर, लेकिन मैंने आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल तो बता दिया था, लेकिन अभी हम थोड़ी सी डेफिनेशन और कर लेते हैं। उसके बाद में पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। उसके बाद में दोस्तों करेंगे हम इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या चीज़ होता है। इन चीज़ों को हमें अध्ययन करना है, जो कि हमारे और RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, KVS NVS में जितने भी TGT PGT और DSSS एग्जाम है, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो यहाँ से दोस्तों करेंगे संबंधों के प्रकार में कि समतुल्य संबंध क्या होता है। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हमें देखना होता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन हो, जो कि ये R जो है रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, A जो होता है वो इनपुट जो है वो हमने सेट से लिया है और उसी सेट से, सेम सेट से हमारा क्या है, आउटपुट आता है। ओके, R रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, ये हमारा इनपुट है, ये आउटपुट है। तो जो रिलेशन होगा, वो समतुल्य जो रिलेशन होगा, वो किस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा। A, बिलोंग टू, जहां A बिलोंग टू A है। ओके, A, फॉर ऑल A बिलोंग टू A। ओके, तो इस प्रकार का अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन होता है तो इस रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं, समतुल्य रिलेशन बोलते हैं। ओके, और दोस्तों मैंने आपको एक इसके साथ ही जो आइडेंटिटी रिलेशन बताया था, आइडेंटिटी जो रिलेशन आपको बताया था, इसको तत्समक संबंध बोलते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन में दोस्तों ज़्यादा फर्क नहीं था। A, फॉर ऑल A बिलोंग टू A, ओनली वर्ड था यहाँ पर, है ना। पिछले लेक्चर में आपने अच्छे से देखा होगा, सिर्फ ओनली वर्ड था, ठीक है, और यहाँ पर ओनली नहीं होता। इसका मतलब क्या है, अगर आइडेंटिटी और इन दोनों में फर्क बताऊं, क्योंकि दोस्तों डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं है। समतुल्य और जो आइडेंटिटी है, दोनों की डेफिनेशन आपको एक जैसी लगेगी, बट थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाता है उसके अंदर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 1, 2, 3 हमारे पास कोई एक सेट है। ओके, तो मैंने बताया 1, 1, 2, 2 और 3, 3। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये है। अगर सिर्फ मुझे इतना दे रखा होता, या फिर मेरे पास एक और होता 1, 2, 2, 3, इसके अलावा मेरे पास 1, 2 होता। एक और मैंने एग्जाम्पल लिखा 1, 2, 2, ओके, या फिर 1, 2, इतना हमें दे रखा होगा। ओके, तो दोस्तों अगर मैं इसको नाम देता हूं, ये हमारे पास A है, ये B है और ये C। 3 एग्जाम्पल हमने उठाए हैं, तो तीनों एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं सबसे पहले। अब देखो इसमें क्या है, A, B, 1, 1, 2, और 3, इसका मतलब A वाली जो सेटिस्फाई था, यहाँ पर A की जगह A के अंदर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। फॉर ऑल A बिलोंग टू, अगर A मिल रहा है तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी होगा और रिफ्लेक्सिव होगा। ओके, इसके अंदर देखो दोस्तों, आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, हमें A मिलना चाहिए फॉर ऑल A के लिए। यहाँ हमें 1, 2, 3 था, 1, 1 मिल गया, 2, 2 मिल गया, 3, 3 मिल गया। इसका मतलब 1, 1, 2, 2, 3, मिल गया। इसका मतलब ये क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। दोस्तों क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्या ये समतुल्य होगा? जी हाँ, समतुल्य ये कहता है कि 1, 1 मिलना चाहिए, 2, 2 मिलना चाहिए, 3, 3 मिलना चाहिए। ये भी मिल रहा है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ओके दोस्तों, उसके बाद में बात करेंगे सेकंड एग्जांपल के बारे में। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है कि 1, 1, 2, 2, 3, उसके साथ दोस्तों मुझे 1, 2 एडवांस में मिल गया, 1, 2 भी मुझे मिल गया। आइडेंटिटी जो रिलेशन है वो एक डेफिनेशन बोलता है कि हमें क्या मिलना चाहिए, A मिलना चाहिए, फॉर ऑल A बिलोंग टू A। ओनली वर्ड है, ये कहता है मुझे सिर्फ A ही मिलना चाहिए। A के अलावा मुझे अगर कुछ भी मिलता है तो मैं उसे आइडेंटिटी नहीं बोल सकता। यहाँ पर दोस्तों हमें A के लिए 1, 1 मिल गया। A का मतलब क्या है, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। 1, 1 भी मिल गया, 2, 2 भी मिल गया, 3, 3 भी मिल गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक एडवांस में चीज आती है 1, 2, जो कि हमें नहीं मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो है रिलेशन, जो B नंबर है, ये कभी भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें 1, 2 हमें मिल गया एडवांस में, जो कि हमें नहीं मिलना चाहिए था। क्या इस रिलेशन को समतुल्य बोलेंगे, क्या इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलूंगा मैं?
जी हाँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमें ये डिफाइन नहीं कर रखा, हमें तो सिर्फ इसने ये बोला कि हमें a कॉमा ए मिलना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग टू a। ये नहीं बोला कि a कॉमा ए के अलावा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। a कॉमा ए के अलावा हमें मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। ओके, तो a कॉमा ए के अलावा भी दोस्तों हमें मिल गया यहाँ पर। तो दोस्तों इसको मैं क्या बोलूंगा? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? 1,1, 2,2, 1,2। क्या मैं इसको आइडेंटिटी बोलूंगा? आइडेंटिटी जो रिलेशन है बोलेंगे। ये क्या इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे? दोस्तों यहाँ पर हमें क्या नहीं मिला? 3,3 हमें नहीं मिला। 3,3 अगर इसके अंदर नहीं है तो ये आइडेंटिटी भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूं इतना हमें क्लियरिटी हुई होगी जितना कि हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की दोस्तों डेफिनेशन करना चाहूंगा आपके साथ में कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन जो है वो हमें ये कहती है कि किसी समुच्चय ए में परिभाषित संबंध R के अंतर्गत, किसी समुच्चय ए में परिभाषित संबंध R के अंतर्गत A के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। A का जो प्रत्येक अवयव है, A क्या एक सेट है। ओके, A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो तो R क्या कहलाता है? समतुल्य कहलाता है। मतलब A, A बिलोंग टू R फॉर ऑल A बिलोंग टू A। ओके, तो A, A हमें मिलना चाहिए, स्वयं से संबंधित होना चाहिए, तो इसे क्या बोलेंगे? समतुल्य बोलेंगे। लेकिन एक बात और बोली है कि स्वयं से संबंधित नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा एक रिलेशन दे रखा है जो स्वयं से संबंधित नहीं है, मतलब हमें A, A नहीं मिल रहा। ओके, A, A हमें नहीं मिल रहा उसके अंदर, तो वो कभी भी समतुल्य नहीं होगा, कभी भी समतुल्य नहीं होगा। उससे अच्छी बात, एक इंपॉर्टेंट बात हमें बताई गई है। हमें क्या बोला गया है कि A, A बिलोंग कर रहा है R का, A, A बिलोंग कर रहा है R से, तो इसका मतलब तो मैंने आपको बता दिया समतुल्य होगा। लेकिन अगर ये A, A बिलोंग नहीं कर रहा है तो आप क्या बोलोगे? A, A बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसके लिए होगा कि ये समतुल्य नहीं होगा। तो यहां से पढ़ते हैं कि समतुल्य संबंध के लिए A, A, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अवयव A का संबंध A के अतिरिक्त दूसरे से ना हो। ओके, मैंने जो आपको पहले बात बताई थी वो यही बात है कि देखो दोस्तों, A, A तो होना ही चाहिए। A, A फॉर ऑल A बिलोंग टू A। A, A के अलावा अगर आपको कुछ मिल रहा है, जैसे कि यहाँ 1,2 मिल गया था, A, के अलावा हमें मिल सकता है, तो वो भी क्या होगा? समतुल्य होगा। A, A के अतिरिक्त, ओके, A, A के अतिरिक्त भी हो सकता है। A का संबंध स्वयं से होने के साथ साथ A के अन्य अवयवों के साथ भी हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसे क्या बोलेंगे? समतुल्य संबंध अपन बोलेंगे। दोस्तों बात करते हैं एग्जाम्पल की। वैसे तो मैंने R1, R2, R3 जो हमारे रिलेशन थे, जो हमने पिछला जो लेक्चर किया था, लेक्चर नंबर 2, R1, R2, R3, R4, R5 जो हमारे रिलेशन थे, उसमें मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया था कि हमारा कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन होगा और कौन सा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। उसके साथ ही दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अगर मान लो अगर हमारे पास एक सेट हमें दे रखा है ABCD और हमारे पास रिलेशन इस प्रकार का डिफाइन है। ओके, इस प्रकार से कोई रिलेशन हमें डिफाइन है, तो क्या ये समतुल्य होगा? ये बात करनी है, क्या ये समतुल्य होगा या नहीं होगा। समतुल्य देखने के लिए दोस्तों हमें क्या देखना है? A, A फॉर ऑल A बिलोंग टू A होना चाहिए। अगर हमारे पास इतनी डेफिनेशन होती है, अगर ये है तो हम बोलेंगे समतुल्य है। A, A हमें मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये A, A हमें मिल गया। उसके बाद में B, B हमें मिल गया, हमें C, C मिल गया और D, D मिल गया। इतना हमें मिल गया। इसके अलावा अगर कुछ भी मिलता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। ओके, इसके अलावा हमें AD मिल गया, BA मिल गया और CD मिल गया। इसके अलावा हमें मिले या नहीं मिले हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि A, A मिल रहा है या नहीं मिला। तो दोस्तों ये जो संबंध होगा समतुल्य संबंध होगा। ओके, लेकिन अगर मैं दूसरा रिलेशन बनाऊं, मैंने एक रिलेशन बनाया R1 रिलेशन क्या है दोस्तों? A, A है, C, C है। दोस्तों यहां पर B, B हमारे पास नहीं है। B, B इसके अंदर R1 के अंदर नहीं है, तो ये कभी भी क्या नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ओके दोस्तों, जो हमारा R1 रिलेशन था उसमें हमारे पास B, B नहीं है कहीं भी। ओके, B, B नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, समतुल्य संबंध हमारे पास नहीं होगा। और दोस्तों उसके साथ ही यहाँ D, D भी नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई भी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय
n अगर हमें दे रखा है और कैसे डिफाइन कर रखा है कि x रिलेटेड y और फॉर ऑल x ग्रेटर देन y, ओके, x ग्रेटर देन y। समतुल्य देखने के लिए, ओके, समतुल्य देखने के लिए a ग्रेटर देन a होना चाहिए। जी हाँ, ये सत्य बात है। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हमेशा होता है, ओके, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा होता है। इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध है, ओके। यहां तक हमने कर लिया कि क्या ये समतुल्य संबंध है। जी हाँ, x रिलेटेड y, अगर x ग्रेटर देन y है तो ये समतुल्य संबंध होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक और बोलूं मैं एग्जांपल के अंदर कि x रिलेटेड y हमारा किस प्रकार से है कि x ग्रेटर देन y, क्या ये समतुल्य संबंध है? क्या आपने कभी ऐसा सुना है 2 ग्रेटर देन 2 होता है? कभी नहीं होता। तो दोस्तों समतुल्य संबंध नहीं है, ओके। तो ये लिखा गया है कि एक हमारे पास रिलेशन इस प्रकार था कि x रिलेटेड y था, तो क्या ये समतुल्य संबंध है? कभी भी समतुल्य संबंध नहीं होगा, ओके दोस्तों। अब करते हैं एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, ओके। एग्जांपल नंबर 3 में दोस्तों क्या दे रखा है कि एग्जांपल नंबर 3 में हमारे पास है एक रिलेशन मुझे डिफाइन कर रखा है। दोस्तों छोटे छोटे एग्जांपल जो हैं वो बेसिक बुक से मैंने उठाए हैं, ओके, क्योंकि ये एग्जांपल भी बहुत जरूरी है, काफी बार एग्जाम में आ जाते हैं एग्जांपल भी ऐसे भी। देखो उसके बाद में जो हमारा 3rd नंबर का जो एग्जांपल था उसमें क्या था कि x रिलेटेड y हमें दे रखा है और हमें क्या दे रखा है कि x y के समांतर है, ओके, x y के क्या है, समांतर है। आपको पता है कि ये समतुल्य संबंध होता है क्योंकि x जब y के समांतर होता है तो y भी क्या होता है, x के समांतर होता है, ओके, ठीक है, ओके। तो x y के समांतर है, तो देखो x अगर y के समांतर है तो x के समांतर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। x क्या होगा, x के समांतर भी होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो रिलेशन है x y के समांतर है ये दोस्तों रिफ्लेक्सिव है। लेकिन मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिखूं कि x जो है उसका रिलेशन कर रहा हूं y के साथ और x y के क्या है, लंबवत है, ओके, x y के लंबवत, ये बात सही है। लेकिन दोस्तों x रिलेशन x अगर लिखूं और मैं यहां से आपको बताना चाहूं कि अगर हम लिखें कि x रिलेशन है x के साथ, x रिलेशन x और बोलूं x के लंबवत है, दोस्तों ये बात कभी ट्रू नहीं है। x कभी x के लंबवत हो ही नहीं सकता, ओके। इस प्रकार से x के समांतर हो सकता है, कभी भी लंबवत नहीं हो सकता। तो ये जो है ये रिलेशन हमारा क्या है, रॉन्ग रिलेशन है, ओके दोस्तों। ये हमारा जो रिलेशन है वो कभी सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं बात। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। दोस्तों हमारे पास जो सिमेट्रिक रिलेशन है वो क्या होता है, इस चीज के बारे में देखते हैं। पहले तो सिमेट्रिक रिलेशन कैसे डिफाइन किया जाता है ये देख लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन दोस्तों हमारे पास कोई भी एक रिलेशन दे रखा है जो कि a से इनपुट लेता है और a से क्या लेता है, आउटपुट लेता है। और दोस्तों हमारे पास इस रिलेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है, a, b अगर बिलोंग कर रहा है r से, a, b बिलोंग कर रहा है r के, डेट इंप्लाइज ba बिलोंग टू r फॉर ऑल ab बिलोंग टू a होना चाहिए, ओके। इसका मतलब क्या, अगर हमारे पास ab बिलोंग कर रहा है उस सेट से तो ba भी क्या करना चाहिए, उस सेट से बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन के अंदर होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए अगर मैं आपको बात बताऊं कि इसकी अगर डेफिनेशन अगर आपको देखना हो, जैसे कि इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, a रिलेशन b, इसको लिख सकते हो b रिलेशन a। अगर ये दोनों होंगे तभी हम बोलेंगे इसको क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो दोस्तों इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, किसी समुच्चय a में परिभाषित कोई संबंध r, ओके, r के अंतर्गत यदि a का संबंध b से होने पर, a का संबंध b से होने पर b का भी संबंध a से होने पर, ओके, जैसा संबंध a का b के साथ है वैसा ही संबंध b का a के साथ भी होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, संबंध, इसको बोलते हैं सममिति रिलेशन बोलते हैं, या फिर सिमेट्रिक रिलेशन इसको बोला जाता है। a, b बिलोंग होगा r से तो b, a बिलोंग करना चाहिए r से और a b बिलोंग तो क्या होना चाहिए, a से होना चाहिए, ओके। लेकिन दोस्तों अगर हमारे पास ऐसा रिलेशन आता है कि a, b तो बिलोंग कर रहा है r से लेकिन b, a बिलोंग नहीं करता r से, ओके। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि a, b तो बिलोंग कर रहा है r से लेकिन b, a बिलोंग नहीं करता r से, तो उसको कभी भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोलेंगे, ओके। उसे कभी भी क्या नहीं बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोलेंगे, ओके दोस्तों। जैसे कि हमारे पास, मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल को करने से पहले तो हम ये देख लेते हैं r इक्वल टू r इनवर्स कब होता है, ओके। r इक्वल टू r इनवर्स क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि r अगर हमारे पास मान लीजिए ये कोई ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन के अंदर ये दे रखा था
तो दोस्तों आर इनवर्स कैसे डिफाइन करेंगे, बी कोमा ए से डिफाइन किया। इसका जो उल्टा है वो इसको लिखेंगे, आर इक्वल टू ए बी है तो आर इनवर्स क्या होगा, बी ए होगा। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे, अगर हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है, अगर हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन हमें अगर डिफाइन कर रखा है, दोस्तों काफी बार पूछ लिया जाता है ऐसी चीजें भी, इसलिए करवा रहा हूं। ओके, यहां पर हमारे पास अगर आर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, तो x का रिलेशन होगा y के साथ, तो y का रिलेशन भी क्या होगा, x के साथ होगा। अगर ये दोनों होगा तभी तो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ओके, तभी तो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब देखो दोस्तों, यहां से अगर x और y रिलेशन है, ओके, x और x कोमा y का रिलेशन है r के अंदर, ओके, तो यहां से क्या होगा, y कोमा x भी रिलेशन होगा r में। ओके, x कोमा y अगर रिलेशन है r में, तो y कोमा x भी रिलेशन होगा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था r के लिए अगर a कोमा b है, तो आर इनवर्स के लिए क्या होगा, बी कोमा ए होगा। तो यहां से दोस्तों क्या लिख सकता हूं, वाई कोमा एक्स अगर रिलेशन में है तो एक्स कोमा वाई भी आर इनवर्स में होगा। ओके दोस्तों, यहां से क्या हो गया, एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर था, तो एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर इनवर्स है। इसका मतलब आर सबसेट होगा हमेशा आर इनवर्स का। ओके, आर सबसेट होगा आर इनवर्स का। उसी प्रकार से हमने एक्स और वाई को रिलेशन लिखा है आर इनवर्स में अगर है, तो यहां से दोस्तों अगर एक्स वाई बिलोंग टू आर है तो आर इनवर्स सबसेट होगा आर का, और आर इनवर्स सबसेट और आर इनवर्स भी सबसेट होगा आर का। तो दोस्तों यहां से क्या कह सकते हैं हम कि आर जो होगा वो इक्वल होगा आर इनवर्स के। ओके दोस्तों, आर होगा आर इनवर्स के इक्वल होगा। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों अपन करते हैं एग्जाम्पल, अपन कर लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या दे रखा था हमें कि हमें एक सेट डिफाइन करेगा। सेट क्या है, ए बी सी डी, हमारे पास एक सेट है और हमने यहाँ पर कितने रिलेशन डिफाइन किए हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर टोटल 2 रिलेशन डिफाइन किए हैं। कितने रिलेशन, 2 रिलेशन। कौन कौन सा रिलेशन है उस रिलेशन को देखते हैं और करते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों हमारे पास जो रिलेशन है ए R1 जो रिलेशन है वो क्या है, ए कोमा बी, बी कोमा डी, बी कोमा सी, बी कोमा ए, डी कोमा बी, सी कोमा बी। ओके, ये रिलेशन हमें डिफाइन कर रखा है। तो हमें बताना है क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना जरूरी है, सिमेट्रिक होने के लिए ये होना जरूरी है कि ए कोमा बी के लिए बी कोमा ए मिलना चाहिए। दोस्तों ये क्या है, ए कोमा बी है तो बी कोमा ए होना चाहिए, ये बी कोमा ए आ गया। ये बी कोमा डी है तो हमारे पास बी कोमा डी के लिए डी कोमा बी होना चाहिए, हो गया। बी कोमा सी के लिए सी कोमा बी हो गया। ओके, तो R1 जो रिलेशन है दोस्तों, R1 जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। बात करते हैं R2 का। R2 क्या है, ए कोमा सी के लिए क्या है, हमें सी कोमा ए मिल रहा है, जी हाँ मिल रहा है। ए कोमा डी के लिए क्या डी कोमा ए है, डी कोमा ए जो है वो हमारे पास कहीं नहीं है। ए कोमा डी के लिए डी कोमा ए नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हमारा नहीं है। बात करेंगे एग्जांपल नंबर 2 की। त्रिभुज जो हमें दे रखा है, त्रिभुज का एक सेट लिया है हमने, उसके अंदर सर्वांग समता देखते हैं। सर्वांग समता देखते हैं तो दोस्तों आपको पता है कि अगर ए जो हमने त्रिभुज 1 लिया है और त्रिभुज 2 लिया है, ये दोनों अगर सर्वांग सम है तो त्रिभुज 2 और त्रिभुज जो 1 होगा वो भी आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। इन बात का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो क्या कहता है कि किसी समतल में अगर हमारे पास 2 रेखाएं दे रखी होगी, अगर एक्स वाई के लंबत है, क्या है, एक्स वाई के लंबत है, तो आपको पता है अगर एक्स वाई के लंबत है तो वाई भी एक्स के लंबत होगी। ओके, एक्स भी वाई के क्या होगी, लंबत होगी। कोई भी चीज देख लेते हैं अपन अगर, ओके, एक्स अगर वाई के लंबत है, ओके, अगर हमने एक्स लिखा है, एक्स अगर वाई के लंबत है तो किसे क्या बोल सकते हो, वाई भी लंबत होगी, एक्स के होगी, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 भी जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन को डिफाइन अपने को करता है। ओके, उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे कि अगर हमें सेट दे रखा है, और सेट किस टाइप का दे रखा है वो देख लेते हैं। ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 हमारे सेट के अंदर एलिमेंट है, और हमें रिलेशन डिफाइन कर रखा है कि R1 जो रिलेशन है इस टाइप का है, R2 रिलेशन इस टाइप का है, R3 रिलेशन इस टाइप का है, उसके बाद में R4 रिलेशन ये है, R5 रिलेशन ये है, R6 रिलेशन ये है, और R7 रिलेशन ये है, R8 रिलेशन ये है। ओके दोस्तों, हमने इतने रिलेशन डिफाइन किए हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो कि सिमेट्रिक रिलेशन कैसे अपने को डिफाइन करना होता है। ओके, सबसे पहले तो ये देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमें ए कोमा बी के लिए हमें बी कोमा ए दोस्तों मिलना चाहिए। ओके, R1 क्या सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, इसको हमें देखना है, R1 क्या सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं R1 के अंदर हमें ए कोमा बी मिलना चाहिए। ओके, तो हमें 1 कोमा 1 मिल रहा है, यह हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है। हमें 2 कोमा 2 क्या मिल रहा है इसके अंदर, सॉरी
हमें 2,3 मिल रहा है, क्या 3,2 मिल रहा है? जी हाँ, इस 2,3 के लिए 3,2 हमें मिल रहा है। ओके, तो ये तो क्या हो गया, सिमेट्रिक के अंदर है। क्या 4,6 के लिए 6,4 मिल रहा है? जी ये नहीं, हमें 6,4 यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो इस रिलेशन को मैं कभी भी सिमेट्रिक नहीं बोलूंगा। क्या होगा? इस रिलेशन को कभी भी सिमेट्रिक नहीं बोलूंगा। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? ओके, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? दोस्तों ये रिलेशन कभी भी क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशन कभी भी डिफाइन नहीं होगा। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? दोस्तों कभी भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है ये, क्योंकि हमें 2,2 नहीं मिला, 3,3 नहीं मिला, 4,4 नहीं मिला। इस प्रकार से रिलेशन क्या हो गया, हमारे लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आइडेंटिटी भी नहीं है। ओके दोस्तों, उसके बाद में करेंगे R2 की बात। R2 के अंदर क्या दे रखा था, हमें 1,1 दे रखा है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है। दोस्तों यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है, 5,5 मिसिंग है, 6,6 मिसिंग है। ओके, ये चीजें यहाँ पर नहीं है। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये दो चीजें हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव के लिए A, मिलना चाहिए था, दो चीजें मिसिंग है, तो दोस्तों रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या ये आइडेंटिटी है? दो चीजें मिसिंग है तो आइडेंटिटी कभी नहीं होगा। क्या ये सिमेट्रिक है? जी हाँ सिमेट्रिक है। A के लिए A, B के लिए B, A में मिल रहा है, मतलब ये 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 जो है वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, हमेशा क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे R3 के बारे में। R3 में हमें क्या मिला, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। यहाँ तक तो ये सिमेट्रिक को डिफाइन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5,5, 6,6 भी हमें मिल रहा है। ओके, तो ये दोस्तों क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। जी हाँ सिमेट्रिक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? जी हाँ रिफ्लेक्सिव है। क्या ये आइडेंटिटी है? जी हाँ आइडेंटिटी है। ओके, तो R3 जो है दोस्तों तीनों है हमारे पास। उसके बाद हम बात करते हैं R4 के बारे में। R4 जो है वो हमें दे रखा है, 1,1 दे रखा है, 2,2 दे रखा है। ओके, फिर 1,2 दे रखा है, तो क्या 2,1 मिल रहा है? जी हाँ 1,2 के लिए 2,1 मिल रहा है, 3,3 है, 4,4 है, 5,5 है, 6,6 है। ओके, तो दोस्तों ये सिमेट्रिक रिलेशन है। जी हाँ 1,2 के लिए हमें 2,1 मिल गया, तो ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? दोस्तों 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 ये सारी चीजें हमें मिल रही है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? हमने आपको बताया था आइडेंटिटी रिलेशन चेक करने के लिए A, फॉर ऑल A बिलोंग टू A ओनली। ओनली वर्ड देखते ही हमारे पास एक्स्ट्रा में क्या था, 1,2 था, 2,1 था, ये एक्स्ट्रा, इसका मतलब ये आइडेंटिटी कभी नहीं हो सकता। ओके, 1,1, 3,3 क्या ये सिमेट्रिक है? जी हाँ 1,1 और 3,3 जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? कभी नहीं हो सकता। 2,2 नहीं है, 4,4 नहीं है, 5,5 नहीं है, 6,6 नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? कभी नहीं हो सकता। अब देखते हैं दोस्तों, अब कर लेते हैं R6। R6 क्या सिमेट्रिक रिलेशन है? 1,2 के लिए हमें 2,1 यहाँ पर नहीं मिला, 1,3 के लिए 3,1 मिल गया, 1,2 के लिए 2,1 नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये आइडेंटिटी है? कभी नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? कभी नहीं है। ओके दोस्तों, बात करते हैं R7 के ऊपर। R7 के अंदर हमें देखना है, R7 के अंदर हमें देखना है क्या हमें 1,7 के लिए 7,1 मिल रहा है? जी हाँ मिल रहा है। 3,2 के लिए क्या 2,3 मिल रहा है? जी हाँ मिल रहा है। काफी स्टूडेंट इसको देखने के बाद काफी डाउट में आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1,7 के अंदर जो 7 है वो देखो हमारे क्या सेट के अंदर है, सेट के अंदर 7 तो है ही नहीं, 6 तक वैल्यू थी, इसका मतलब ये हमारा वैलिड रीजन नहीं है। ओके, ये क्या है, डाटा वैलिड नहीं है, डाटा वैलिड नहीं है। ओके, तो ये जो है कभी भी नहीं होगा। ओके, कभी भी इसको अपन सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव कुछ नहीं इसको बोल सकते। ओके, उसके बाद बात करेंगे R8 के बारे में। 1,1 है, 2,2 है, 5,6 के लिए 6,5 कभी नहीं मिल रहा, सिमेट्रिक कभी नहीं हो सकता, आइडेंटिटी कभी नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव जो है कभी भी नहीं हो सकता। ओके दोस्तों, हमने इतनी बातें डिस्कस कर ली है। बात करेंगे इररिफ्लेक्सिव के बारे में। बात करनी है अपने को इररिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, अपने को बात करनी है। अब देखो दोस्तों, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है उसको देखते हैं। अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता था A, फॉर ऑल A बिलोंग टू A मिलना चाहिए। ओके, लेकिन दोस्तों इररिफ्लेक्सिव उल्टा हो जाएगा, A, कभी भी रिलेशन के अंदर नहीं आना चाहिए,
अगर ए कोमा ए हमारा रिलेशन के अंदर आता है तो कभी भी इसको इररिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। इसका मतलब इररिफ्लेक्सिव आने के लिए हमारे पास ए कोमा ए कभी भी रिलेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर मैं एग्जांपल लिखूं छोटा सा 1 2 3 4, अगर हमारे पास ऐसा हो 1,1 2,2 1,2, दोस्तों कभी भी ये इररिफ्लेक्सिव नहीं बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1,1 2,2 आ गया। इस प्रकार का जो रिलेशन हो कभी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर हमारे पास 1,2 2,3 इस प्रकार का अगर रिलेशन होता तो ये इररिफ्लेक्सिव होता। ओके, ये क्या होता? इररिफ्लेक्सिव होता। अब देखो बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। अगर हमारे पास एक सेट ए लिया है हमने, एक सेट दोस्तों हमने क्या लिया है? ए हमारा क्या है? एक सेट लिया है हमने, और इस सेट के अंदर हमारे पास ए इक्वल टू क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ओके, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया दोस्तों। क्या रिलेशन डिफाइन किया? 1,1 है, 1,2 है, 1,3 है। हमें बताना है क्या ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है। हमने आपको बताया था 1,1 कभी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो सेट है ये कभी भी इररिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। R2 के अंदर क्या था? 1,2 है, 1,2 है, 3,4 है, 2,3 है, 3,2 है। ओके दोस्तों, तो ये क्या हो गया? इररिफ्लेक्सिव हो गया। क्यों हो गया? क्यों कहीं भी हमें ए नहीं मिल रहा। ओके, तो ये क्या होगा? इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ये क्या है? 2,2 हमें यहाँ मिल गया, तो ये कभी भी क्या नहीं होगा? इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। करते हैं 1,4 और 1,5, ये हमेशा क्या होगा? इररिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन कभी कभार आपको ये देख लेना चाहिए क्या ये सेट के अंदर है। सेट के अंदर कितनी वैल्यू थी? 1 2 3 4 है, तो ये सेट से बाहर का वैल्यू है ए कोमा ए। ओके, ये बाहर का है तो ये वैलिड ही नहीं है। ओके, इन बातों का ध्यान रखना है, ये कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, ये कभी भी वैलिड नहीं है। बात कर रहे हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। क्या होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन? प्रतिसमिति संबंध इसको बोला जाता है। एक हमारे पास कोई भी रिलेशन दे रखा है जो कि ए से इनपुट ले रहा है और ए से क्या ले रहा है? आउटपुट ले रहा है। और हमने सिमेट्रिक रिलेशन सबसे पहले देखा था, ए रिलेशन होगा बी के साथ, तो बी का रिलेशन भी किसके साथ होगा? ए के साथ होगा। दोस्तों अगर हमारे पास ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन ए के साथ है, तो दोस्तों ए इक्वल टू अगर बी हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इसको बोला जाता है। ओके, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इसको बोला जाता है। जैसे कि अगर बात करें 1,3 के लिए हमें 3,1 मिल रहा है, 1,3 के लिए 3,1 मिल रहा है, इसको आप क्या बोलते हो? सिमेट्रिक रिलेशन आप बोलते हो, सिमेट्रिक रिलेशन इसको आप बोलते हो। ओके, तो यहाँ पर कभी भी जैसे देखो 1,3 के लिए 3,1 हमें मिल रहा है, लेकिन क्या ए इक्वल टू बी के बराबर है? क्या 1 कभी 3 के इक्वल है? कभी इक्वल नहीं है। तो दोस्तों ये क्या है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए ए इक्वल टू बी होना चाहिए। ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों अगर मैं एग्जांपल लिखूं 1,1 क्या ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है? जी हाँ, 1,1 एक बार और लिख सकता हूँ 1,1, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया। ये क्या है? ए कोमा बी, ये क्या है? बी कोमा ए, तो ए इक्वल टू बी भी हमें दे रखा है। ओके, ए कोमा बी के लिए बी कोमा ए हमें मिल रहा है, ए कोमा बी बी कोमा ए, तो यहाँ से क्या होगा? क्या ए इक्वल टू बी है? जी हाँ, 1,1 इक्वल है दोनों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास कोई भी 1,1 2,2 3,3 इस प्रकार का कुछ भी लिखा हुआ होता है तो हमेशा दोस्तों ये क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। ओके, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। और दूसरी बात ये हो रही है, इंपॉर्टेंट बात एक और बता देता हूँ आपको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। ओके, तो बात क्या थी? देखो कि अगर हमारे पास ऐसा हो कि 1,3 और 1,1। ओके दोस्तों, अब देखो ये तो आपको पता है 1,1 हमेशा क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक होता है, अभी आपको बता चुका हूं मैं। अब देखो 1,3 के लिए मुझे क्या नहीं मिला? इस सेट के अंदर 3,1 नहीं मिला। एक मैंने सेट बनाया दोस्तों 1,3 और 1,1, एक मैंने सेट बनाया, मान लीजिए सेट का क्या नाम है? ए नाम है। ओके, तो यहाँ पर मेरे को 1,3 के लिए कभी भी 3,1 मुझे नहीं मिला। 1,3 के लिए 3,1 मुझे कभी नहीं मिला। इसका मतलब मुझे कभी भी ए कोमा बी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? तो दोस्तों ये भी क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। कि कैसे डिफाइन किया जाता है वो आपको बता देता हूँ कि 1,3 के लिए मुझे देखो अगर इसी सेट में मुझे 1,3 के साथ 3,1 दिया हुआ था तो कभी भी एंटी सिमेट्रिक नहीं होता। ओके, कभी भी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होता। लेकिन दोस्तों मुझे सिर्फ अकेला 1,3 दे रखा है
तो मेरे को कभी 3,1 मिला ही नहीं इसके अंदर, तो मैं क्यों देखूंगा 1,3 होगा या नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 1,3 1,1 जो होगा हमेशा क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। ओके, इससे अब बात करेंगे कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कब डिफाइन नहीं होता, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कब डिफाइन नहीं होता, इस चीज को हमें देखना है। देखो दोस्तों, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कब डिफाइन नहीं होता, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन इसलिए नहीं होता कि ए कोमा बी हमें मिल रहा है, बी कोमा बी, ए कोमा बी तो हमें मिल गया, बी कोमा ए भी हमारा उस सेट के अंदर ही है। अगर ए इक्वल टू बी कभी नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ ए इक्वल टू बी मिलना चाहिए। अगर मेरे पास ए इक्वल टू बी मुझे नहीं मिला तो मैं इसे कभी भी क्या नहीं बोलूंगा, एंटी सिमेट्रिक मैं कभी भी इसको नहीं बोलूंगा। इसका मैंने आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको बता दिया। अब बात कर रहे हैं आगे चल के, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है कि अगर ए बी का क्या है, ए बी का क्या है, उपसमुच्चय है, ए बी का क्या है, सबसेट है। ओके, अगर ए बी का सबसेट है, अगर हमारे पास बी ए का क्या हो, सबसेट हो, ए सबसेट हो बी का, और दोस्तों बी सबसेट हो ए का, इन दोनों बातों से क्या पता चलता है, ए इक्वल टू बी होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर ए बी का समुच्चय है और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए हमारे पास बी सबसेट ए भी होगा। अगर हमारे पास ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है, इसका मतलब ए इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। ओके, एक्स वाई का भाजक है और वाई भी अगर एक्स का भाजक होगा, ये तभी सत्य है। एक्स वाई का भाजक और वाई भी एक्स का भाजक होगा, ये कब सत्य होगा, ये तभी सत्य होगा जब एक्स इक्वल टू वाई होगा। ये रिलेशन भी हमें दे रखा है। एक बात करेंगे, अगर उदाहरण 3 की बात करूं मैं, अगर हमारे पास ऐसा रिलेशन है कि x ग्रेटर देन y है, क्या है, x ग्रेटर देन y है, तो एंटी सिमेट्रिक होने के लिए y ग्रेटर देन x भी हमें दे रखा होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, y होगा। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट जो हमें दे रखा है कि एंटी सिमेट्रिक जो रिलेशन है, एंटी सिमेट्रिक जो रिलेशन है उसको कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक ए सेट दे दिया हमें, सेट के अंदर क्या है, ए बी सी और डी, या फिर हमने 1 2 3 4 इस प्रकार से हमने सेट को डिफाइन किया है। हमने एक रिलेशन लिखा है R1 जिसमें क्या दे रखा है, 1,1 2,2 3,2 इस प्रकार से हमें डिफाइन कर रखा है। एंटी सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन थी, एंटी सिमेट्रिक होने के लिए a कोमा बी और b कोमा ए है, तो a इक्वल टू क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। ओके, तो हमें 1,1 दे रखा है, ये हमेशा एंटी सिमेट्रिक होता है। 2,2 हमेशा एंटी सिमेट्रिक होता है। अब यहाँ दे रखा 3,2, 3,2 के लिए मुझे 2,3 मिला ही नहीं, 3,2 के लिए मुझे 2,3 मिला ही नहीं, तो मैं क्यों चेक करूंगा a इक्वल टू बी, मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही है आपको ये बातें सारी। a कोमा बी के लिए अगर मुझे b कोमा ए मिला ही नहीं तो मैं क्यों चेक करूंगा a कोमा बी। ओके, तो दोस्तों यहां से हमें पता चला कि ये जो रिलेशन हमें डिफाइन कर रखा है R1, ये हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। ओके, क्या होगा, हमेशा एंटी सिमेट्रिक होगा। ओके, ये हमेशा क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ओके, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हमेशा होगा। बात कर रहे हैं अगर हमारे पास 1,1 है, ये हमेशा एंटी सिमेट्रिक भी होता है और सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है। 2,2 भी जो है वो एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक दोनों होता है। 3,2 के लिए अगर मुझे 2,3 मिल गया तो मुझे चेक करना है a कोमा बी के लिए, मुझे अगर b कोमा ए मिल गया, मैं चेक करूंगा क्या a कोमा बी इक्वल है, 2 क्या 3 के इक्वल होता है, कभी नहीं होता। इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। और क्या है दोस्तों, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। 1,1 हमेशा सिमेट्रिक होता है, 2,2 जो है वो हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। 3,2 के लिए मुझे 2,3 मिलना चाहिए था, जी हाँ मिल गया। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके, ये सिमेट्रिक रिलेशन है पर एंटी कभी नहीं है। ये क्या है, एंटी है। ओके, एंटी रिलेशन है। अब दोस्तों 2,3 के लिए मुझे 3,2 कभी नहीं मिला, इसका मतलब ये हमारा क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक कभी नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ओके दोस्तों, R4 जो रिलेशन है वो क्या कहता है, R4 1,4 है, 1,3 है, 2,1 है। हमें 1,4 के लिए 4,1 मुझे मिला ही नहीं, क्या चेक करने की जरूरत है, मुझे चेक नहीं करना। 1,3 के लिए मुझे 3,1 नहीं मिला तो भी चेक नहीं करना मुझे। और दोस्तों 2,1 के लिए मुझे 1,2 नहीं मिला, इसका मतलब मुझे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। ये क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। ओके, क्या ये सिमेट्रिक है, ये चेक करता हूँ क्या सिमेट्रिक है। 1,4 के लिए मुझे 4,1 मिलना चाहिए था,
ये नहीं मिला तो ये क्या नहीं होगा, एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, एंटी सिमेट्रिक है। R5 की अगर बात करूं रिलेशन के बारे में, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। दोस्तों 1,1 लिखा है सिमेट्रिक के अंदर आएगा, 2,2 सिमेट्रिक के अंदर आएगा, 3,3 सिमेट्रिक के अंदर है, 4,4 सिमेट्रिक के अंदर है। इसका मतलब R5 एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि एंटी सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक भी है। दोस्तों हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल हमें मिला है जो सिमेट्रिक भी हो सकता है, एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है। इस एग्जाम्पल को लिखने के पीछे मेरा तात्पर्य क्या था कि कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है कि जो सिमेट्रिक होगा वो एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता, या फिर जो एंटी सिमेट्रिक होगा वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। इस रिलेशन को लिखने के पीछे ऐसा उद्देश्य था कि एक रिलेशन एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है और रिलेशन सिमेट्रिक भी हो सकता है। ओके, यहां से काफी क्लियरिटी हुई होगी आपको। R6 एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, तो दोस्तों 3,2 के लिए 3,2 के लिए मुझे कभी भी 2,3 नहीं मिला। ठीक बात है, नहीं मिला तो ठीक है, एंटी सिमेट्रिक देख रहे हैं। 3,4 के लिए मुझे 4,3 कभी नहीं मिला। अब दोस्तों 3,3 हमेशा ही क्या होता है, ओके, तो दोस्तों ये क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ओके, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। हमें यही तो देखना था कि 3,2 के लिए 2,3 हमें नहीं मिल रहा, सही बात है। 3,4 के लिए 4,3 हमें नहीं मिलना चाहिए, सही बात है। 3,3 हमेशा एंटी सिमेट्रिक होता है, तो ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ये बताओ मेरे को। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए 3,2 के लिए हमें जो 2,3 मिलना चाहिए था, नहीं मिला। 3,4 के लिए मुझे 4,3 मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। ओके, इस प्रकार से हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट जो एग्जांपल करते हैं, R7 जो रिलेशन है, 1,2 के लिए मुझे 2,1 नहीं मिला, नहीं मिलना चाहिए था। ठीक है, 1,3 दे रखा है, 1,4। ये दोस्तों एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, R जो 7 है वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन दे रखा है। ओके, R7 जो है वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। लेकिन दोस्तों आपको बता देता हूँ, काफी स्टूडेंट इसमें डाउटफुल होते हैं। क्या 5 देखना है, क्या 5 सेट के अंदर है? 5 सेट के अंदर है ही नहीं, तो दोस्तों क्या है, ये वैलिड नहीं है। मैं आपको यही बताना चाह रहा था, ये एंटी सिमेट्रिक छोड़ो आप, ये वैलिड ही नहीं है। तो एंटी सिमेट्रिक की तो बाद में बात करेंगे, ये वैलिड नहीं है। ओके, ये वैलिड नहीं है। अब बात कर रहे हैं, इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, ये ओके, यहां से आपको क्लियरिटी होगी। एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है कोई भी रिलेशन, सिमेट्रिक भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है जो एंटी सिमेट्रिक होगा वो सिमेट्रिक होगा, जो सिमेट्रिक होगा वो एंटी सिमेट्रिक होगा। आप किसी भी एग्जाम्पल को अच्छे से देखना है, आपको अच्छे से देखने के बाद क्लियरिटी करनी है कि क्या ये एंटी सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक है। ओके, उसके बाद में बात कर रहे थे अपन कि ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर बात कर रहे थे हम, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, अब ट्रांजिटिव रिलेशन को देखने के लिए, ओके, ट्रांजिटिव रिलेशन को देखने के लिए सबसे पहले देखना होता है कि ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए A, B अगर रिलेशन के अंदर है, B, C भी अगर रिलेशन के अंदर है, तो इन दोनों से A, C भी क्या होना चाहिए, रिलेशन के अंदर हमारे पास होना चाहिए। ओके, A, B अगर हमारे रिलेशन के अंदर है, B, C भी हमारे रिलेशन के अंदर है, तो A, C भी क्या होना चाहिए, रिलेशन के अंदर होना चाहिए। दोस्तों एक और दूसरी बात इसमें आपको क्या ध्यान रखनी है कि कब एंटी सिमेट्रिक ने, कब इसको ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे, कब इसको ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे, जब मेरे पास A, B तो मुझे मिल रहा है रिलेशन के अंदर, B, C भी हमारे रिलेशन के अंदर है, लेकिन A, C अगर मुझे रिलेशन के अंदर नहीं मिला तो मैं इसको कभी भी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बोलूंगा। ओके, कभी भी ट्रांजिटिव रिलेशन इसको नहीं बोल सकता मैं। ओके, यहां से आपको क्लियरिटी होगी कि ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या जरूरी है। अब देखो, ट्रांजिटिव के लिए हमेशा ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां से आपको बताऊं, देखो अगर मेरे पास 1,3 दे रखा है और 3,2 दे रखा है। ओके, इस रिलेशन से देखता हूं A, B है, क्या B, C है, जी है। A की जगह ये है, B की जगह ये है, B की जगह ये, A, B 1,3 है, B, C 3,2 है। क्या 1,2 रिलेशन के अंदर है, क्या 1,2 इक्वल है या रिलेशन के अंदर है? कभी नहीं है रिलेशन के अंदर, तो दोस्तों ये क्या नहीं होगा, कभी भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर इस रिलेशन के अंदर 1,3 था, 3,2 था, अगर इसी रिलेशन के अंदर 1,2 भी होता, अगर इस रिलेशन के अंदर दोस्तों 1,
इस रिलेशन के अंदर 1,2 भी होता तो मैं इसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकता था, लेकिन अभी ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ओके, 1,2 इस सेट के अंदर नहीं है। दूसरी बात है कि ट्रांजैक्शन के ऊपर बात आती है। देखो ट्रांजैक्शन कैसे चेक करना होता है कि अगर मेरे पास मान लीजिए 3,2 है और 7,9 है, ट्रांजैक्शन कैसे चेक करना है, या फिर मैं एक से लिखता हूं 1,3 और 3,2। ओके, इसका सेकंड एलिमेंट देखना है और इसका फर्स्ट एलिमेंट देखना है। दोस्तों इसका कौन सा एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, दोनों का अगर ट्रांजैक्शन कराते हैं तो 1, A, B, B, C होता है, तो A, C मिलना चाहिए, इसका मतलब 1,2 लिखना होता है। तो इस प्रकार से हमें क्या देखना होता है, ट्रांजैक्शन हमें देखना होता है। अगर ट्रांजैक्शन सेट के अंदर है जब तो सही है, ट्रांजैक्शन को मैच करना होता है। इस रिलेशन के अंदर देखता हूँ, इसके अंदर क्या है, लास्ट में 2 है, तो इसके अंदर स्टार्टिंग में 7, स्टार्टिंग में अगर यहाँ पर 2 होता तो उसके साथ मैं इसका ट्रांजैक्शन कराता, लेकिन यहाँ पर 2 है नहीं, यहाँ तो 7 है, इसका मतलब इसके साथ इसका ट्रांजैक्शन इसका नहीं करवाना है हमें। ओके, अगर यहाँ ऐसे होता 3,2 होता, 7,9 होता और यहाँ पर 2,4 होता, तो दोस्तों 2 का ट्रांजैक्शन करवाता 4 के साथ, और मेरे पास 3,4 जो होता है वो मेरे पास सेट में मिलना चाहिए था। सेट में मिलेगा तभी क्या बोलूँगा, इसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोलूँगा। ओके, क्लियरिटी हुई होगी। और वैसे इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन हमारे पास है कि आर जो है वो ट्रांजिटिव संबंध होगा। आर क्या है, ट्रांजिटिव संबंध होगा अगर A, B बिलोंग टू आर होगा, B, C बिलोंग टू आर होगा, A, C बिलोंग टू आर हमें मिलना चाहिए। एग्जाम्पल क्लियरिटी करता हूँ। एग्जाम्पल हमने लिखा है, अगर हमारे पास कोई भी सेट लिया है हमने, सेट किस प्रकार से है, A, B, C, D हमें दे रखा है, एक रिलेशन हमें डिफाइन कर रखा है। ओके, ये हमारा सेट जो है वो A, B, C, D हमें दे रखा है। एक रिलेशन मुझे डिफाइन कर रखा है कि A, B, A, C, A, D, B, B, सॉरी A, B, A, C, A, D, B, D और B, C एक क्या ये संक्रामक है, क्या ये ट्रांजिटिव है? दोस्तों मुझे A, B, क्या B, C है? जी हाँ, B, C है। इसका मतलब मैं इसका क्या करूंगा, ट्रांजैक्शन करवाऊंगा। ट्रांजैक्शन करवा के आपको दिखा देता हूं। ये हमारा A, B था। ओके, ये क्या था, हमारा A, B था। तो इस A, B का मैंने किसके साथ ट्रांजैक्शन करवाया है वो आपको बता देता हूं मैं। ओके, ये जो सेकंड एलिमेंट कौन सा था, इसका B एलिमेंट है। तो किसका फर्स्ट एलिमेंट ऐसा है जिसका स्टार्टिंग में B है, इसका भी B है, इसके स्टार्टिंग में क्या है, B है। इसका मतलब A, B का किसके साथ ट्रांजैक्शन होगा, A, B का स्टार्टिंग में ट्रांजैक्शन होगा B, D से, फिर A, B का ट्रांजैक्शन किससे होगा, B, C से होगा। A, B का ट्रांजैक्शन करूंगा B, D से, तो A, D आएगा, और A, B का B, C से करूंगा A, C आएगा। क्या A, D सेट में है? A, D जी हाँ सेट के अंदर है। ओके, ये सेट के अंदर है A, D। ओके, A, D हमारा सेट के अंदर है। क्या A, C भी सेट के अंदर है? जी हाँ, A, C भी सेट के अंदर है। इस प्रकार से दोस्तों ट्रांजैक्शन देखना होता है। ओके, अब बात करूंगा अलग से और ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें, जैसे कि अब बात कर रहे हैं A, C के बारे में। A, C के बारे में अगर ट्रांजैक्शन की बात करूं तो A, C में सेकंड एलिमेंट क्या है, C है। तो किसका फर्स्ट एलिमेंट C है? किसी का फर्स्ट एलिमेंट है क्या C? किसी का फर्स्ट एलिमेंट C नहीं है, तो इसको नहीं देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे A, D में क्या किसका फर्स्ट एलिमेंट D है। ओके, इस प्रकार से हमें ट्रांजैक्शन देखना होता है वो सेट में है या नहीं है। उसके बाद बात करेंगे एक्स वाई के समांतर है, एक्स वाई के समांतर है। ट्रांजिटिव देखने के लिए हमने क्या किया कि हमने L1, L2, L3 तीन रेखाएं ली हैं। L1 जो है L2 के समांतर है और हमें बता रखा है L2 L3 के समांतर है। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली हम देख पाते हैं कि L1 L3 के क्या है, समांतर है। ओके, L1 L3 के समांतर है। इस प्रकार से हमें क्या करना होता है, ट्रांजैक्शन करना होता है। एक हमने प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n लिया है। ओके, नेचुरल नंबर n लिया है और हमने ट्रांजैक्शन दिखाया है कि x तथा y क्या है, दोनों विषम है। x तथा y दोनों क्या है, विषम है। अब आपको पता है x और y विषम है, y और z भी विषम है। ओके, हमने y और z भी क्या है, विषम है। तो हमें पता है x, y में x और y दोनों विषम है, y, z में y और z दोनों विषम है।
तो यहाँ से x और z दोनों विषम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन में अपना हो गया। ओके, बात कर रहा हूँ एक और हमने एग्जाम्पल लिखा है 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ये हमारा कोई ना कोई दोस्तों क्या है, एक सेट है। ये हमारा दोस्तों क्या है, एक सेट है, और इस सेट को मुझे दिखाना है कि क्या ये R1 रिलेशन में होगा, क्या ये R2 रिलेशन के अंदर होगा, क्या R3 भी इसका रिलेशन होगा। इस प्रकार से टोटल हमने R4 और R5 लिखे हैं। ओके, इस रिलेशन को हमें देखना है कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा ट्रांजिटिव नहीं है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैंने लिखा 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 3 और 3, 3। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों सेकंड नंबर पे क्या है, 1 एलिमेंट है, तो जिसके स्टार्टिंग में 1 होगा उसके साथ ये ट्रांजेक्शन करेगा। इसके स्टार्टिंग में भी क्या है, 1 है, ये इसके साथ ट्रांजेक्शन करेगा। दोस्तों यहाँ करके बता देता हूँ, 1, 1 का ट्रांजेक्शन होगा किसके साथ होगा, 1, 2 के साथ होगा, और 1, 1 का ट्रांजेक्शन किसके साथ होगा, 1, 3 के साथ। 1, 1 का जब आप ट्रांजेक्शन करोगे तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, 1, 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, 3। क्या 1, 2 सेट में है, जी हाँ है। 1, 3 सेट में है, जी हाँ है। इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन 1, 1 का ट्रांजेक्शन हो जाएगा इन दोनों के साथ में। अब और देख लेते हैं, जितने भी हमारे पास दे रखे होते हैं उन सबको हमें ट्रांजेक्शन देखना होता है। ओके, उन सब का हमें ट्रांजेक्शन देखना होता है। अब दोस्तों देखेंगे 1, 2 का ट्रांजेक्शन देखेंगे, किसी के ये सेकंड टर्म इसका क्या है, 2 है, क्या किसी के फर्स्ट में 2 है, नहीं है, तो इसको नहीं देखना। अब यहाँ से देखते हैं 3, 1 में, ये सेकंड में क्या है, 1 है, तो क्या स्टार्टिंग में किसी के 1 है, जी हाँ, इसके एक तो 1 है और एक 1 यहाँ पर है। ओके, तो दोस्तों 1, 3 का ट्रांजेक्शन करना है मुझे, पहले 1, 1 के साथ कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, 1, यहाँ से होगा 1, 1, जी हाँ, ये ट्रांजेक्शन के अंदर है। उसके बाद मैं करता हूँ 1, 3 का ट्रांजेक्शन करना है मुझे, किसके साथ करना है, 1, 3 का 3, एक मिनट, 1, 3 का मैंने किया 1, 1 के साथ। तो सॉरी, एक बार ये क्या हो गया देख लेता हूँ मैं दोबारा से। ठीक है दोस्तों, इसका करना है मुझे 3, 1 का ट्रांजेक्शन करना है। 3, 1 का मुझे ट्रांजेक्शन करना है। सेकंड टर्म इसकी क्या है, 1 है, तो फर्स्ट टर्म किसकी 1 है, इसकी 1 है, तो यहाँ से मुझे क्या करना है, 1, 3, यहाँ से आएगा 3, 3, जी हाँ, ये ट्रांजेक्शन के अंदर है। अब देखो ये ट्रांजेक्शन के अंदर हो गया, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब इसका ट्रांजेक्शन मुझे देखना है कि 3, 1 में ये सेकंड टर्म 1 थी, तो किसकी फर्स्ट टर्म 1 है, क्या इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, जी है, तो 3, 1 का ट्रांजेक्शन करना है 1, 1 के साथ। तो यहाँ से आएगा 3, 1, ये भी हमारा दोस्तों ट्रांजेक्शन इसका भी क्या हो चुका है। ओके, R1 में इसका भी ट्रांजेक्शन हो चुका है। उसके बाद में बात करना है एक और दोस्तों, ये और है, देखो 3, 1 में 1 ये रहा, और इसका भी स्टार्टिंग में क्या है, 1 है। ओके, तो इसका ट्रांजेक्शन और देख रहा हूँ, तो इसका ट्रांजेक्शन और देख लेते हैं। 3, 1 का 1, 2 के साथ हमें ट्रांजेक्शन देखना है, तो यहाँ से क्या आएगा, 3, 2 आएगा। क्या 3, 2 रिलेशन के अंदर है, नहीं है, इसका मतलब ये जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा, आपको पता था, मैंने बताया था कि ट्रांजेक्शन होना जरूरी है, ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा। बात करते हैं R2 के बारे में। R2 के लिए देखना है 1, 3 दे रखा है, 1, 4 दे रखा है, 1, 5 दे रखा है। अब 1, 3 के लिए आगे हमें क्या मिलना चाहिए, 3, 1, 3, 2 इस टाइप का मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें कुछ मिला ही नहीं। हमें A, B मिल गया, लेकिन B, C मुझे नहीं मिला, तो मैं कभी भी A, C नहीं देख सकता। ओके, ओके, हमें क्या करना चाहिए था, देखो पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। A, B, C के लिए हमें A, C देखना था, लेकिन दोस्तों अगर मुझे A, B मिल गया, यहाँ से मैं आपको बता दूं, अगर मुझे A, B तो मिल गया, मुझे B, C मिला ही नहीं, तो मैं A, C नहीं देखना मेरे को। ओके, मेरे को अगर A, B के लिए B, C मिलता है तभी मुझे चेक करना है कि A, C रिलेशन के अंदर है। उसी प्रकार से दोस्तों थर्ड जो एग्जांपल था यही था कि A, B तो मुझे दे रखा है, लेकिन B, C मुझे कोई नहीं मिला। मैं कैसे चेक करूंगा, A, B, C मुझे कब पता चलेगा, यहाँ B की जगह क्या है दोस्तों, 3 है। क्या किसी के स्टार्टिंग में 3 है क्या, B, C का मतलब क्या, किसी के स्टार्टिंग में 3 होना, किसी के स्टार्टिंग में 3 नहीं है, इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा, ये जो रिलेशन होगा ट्रांजिटिव रिलेशन हमेशा होगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं R3 के बारे में। R3 कैसा रिलेशन है, कैसा नहीं है, देखना है हमें। ओके, R3 रिलेशन को देखने के लिए 1, 4, क्या स्टार्टिंग में किसी के 1 है, जी हाँ, एक तो इसके 1 है, और किसके 1 है, किसी के 1 नहीं है, तो यहाँ से 1, 4 का ट्रांजेक्शन करेंगे 4, 1 के साथ। यहाँ से क्या आएगा, 1, 1 आना चाहिए था,
4 से 4 कैंसिल, 1,1 आना चाहिए, 1,1 सेट के अंदर है, जी हाँ है, ओके 1,1 सेट के अंदर है, 1,1 सेट के अंदर है। उसके बाद में ट्रांजेक्शन मुझे देखना है, उसके बाद में दोस्तों मैं ट्रांजेक्शन देख लेता हूँ 4,1 के बारे में। 4,1 का मुझे ट्रांजेक्शन करना है, या दोस्तों सेकंड नंबर पे क्या है 1 है, जिसके फर्स्ट नंबर पे 1 होगा उसके साथ ट्रांजेक्शन होगा, इसका मतलब 1,4 के साथ मुझे ट्रांजेक्शन करना है, ओके। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, 4,4 आना चाहिए, 4,4 आना चाहिए। 4,4 जो है दोस्तों ट्रांजेक्शन में है ही नहीं, ओके। फिर से मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, मैं, देखो इसका ट्रांजेक्शन मुझे देखना है 4,1 का, किसके साथ ट्रांजेक्शन देखूंगा, ये सेकंड में 1 है, तो जिसके फर्स्ट में 1 होगा उसके साथ करना है। फर्स्ट में 1 किसके है, इसके है, तो यहाँ से कट के क्या आएगा 4,4, 4,4 इसमें नहीं है, ये क्या होगा ट्रांजेक्शन इसका नहीं होगा, इसका मतलब ट्रांजिटिव ही है, नहीं है। दूसरी बात कि हमारे पास 4,1 दे रखा था, क्या दे रखा था 4,1, ओके। इसके सेकंड में क्या है 1 है, तो इसका मैं इसके साथ ट्रांजेक्शन देखता हूँ, इसके साथ इसका ट्रांजेक्शन देखता हूँ मैं, इसका अगर मैं इसके साथ ट्रांजेक्शन देखता हूँ, ये भी क्या है स्टार्टिंग में क्या है 1 है, तो 4,1 का 1,5 के साथ ट्रांजेक्शन देखूंगा, 1,5 के साथ, तो यहाँ से कैंसिल आउट, 4,5 आना चाहिए, 4,5 भी इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये जो कभी भी होगा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ओके। उम्मीद करता हूँ इतना हमें समझ में आया होगा, ये कभी भी ट्रांजिटिव रिलेशन क्यों नहीं है। उसके बाद में दोस्तों 1,2 के लिए 2,1 मिल रहा है, 1,2 के लिए 2,1 तो मिल गया, क्या ए, ओके, ए कोमा सी भी बराबर है, क्या हमें 1,1 मिल रहा है, 1,1 हमें सेट में मिल ही नहीं रहा, ओके। दोस्तों देखो मैं इसको आपको काफी क्लियरिटी के साथ बता देता हूँ, ए कोमा बी मिलना चाहिए, बी कोमा सी, ये दोनों मिल गया, तो ए कोमा सी भी मिलना चाहिए सेट के अंदर। 1,2 मुझे मिल गया, ओके, ए और बी को मैंने मान लिया 1,2, मुझे बी और सी भी मिल गया, ये इसको मान लिया बी, मान लिया इसको, मान लिया सी की जगह क्या मान लिया ए, तो मुझे क्या मिलना चाहिए ए कोमा सी मिलना चाहिए, मतलब 1,1 मिलना चाहिए, जो कि सेट के अंदर नहीं है। इसका मतलब R4 जो है वो सेट में नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ओके। R5 की बात करता हूँ, R5 के अंदर 1,4 के लिए 4,1 मिल गया, 1,1 सेट में नहीं है, तो कभी भी क्या नहीं होगा ट्रांजिटिव नहीं होगा, ओके दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं तुल्यता संबंध की। तुल्यता संबंध को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन इसको बोला जाता है। इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है वो होता है दोस्तों समतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए, ओके। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, ओके दोस्तों। तुल्यता संबंध के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। इन तीनों की डेफिनेशन आपको पता है, ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, ए कोमा बी के लिए हमें बी कोमा ए मिलना चाहिए, ए कोमा बी और बी कोमा सी अगर हमारा रिलेशन के अंदर है तो ए कोमा सी भी क्या होना चाहिए रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ये हमारा क्या होता है संक्रामक रिलेशन होता है, ओके। अगर हमने प्राकृत संख्याओं का समुच्चयन लिया है और किस प्रकार से डिफाइन किया है कि x रिलेशन y को कैसे डिफाइन किया है कि x इक्वल टू क्या है y है, तो दोस्तों यहाँ से अगर मैं समतुल्य देखता हूँ तो क्या a इक्वल टू a होता है, जी हाँ, 2 इक्वल टू 2 हमेशा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो रिलेशन है वो क्या है, a अगर b के बराबर है तो दोस्तों हमेशा कह सकता हूँ b भी a के बराबर होगा, ओके। ये रिलेशन किस प्रकार से है कि x y के बराबर है, इसका मतलब a b के बराबर है, तो आपको पता है कि b भी हमेशा क्या होगा इक्वल होगा a के, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या है, a बराबर है b के, b बराबर है c के, दोस्तों a बराबर है b के, b बराबर है c के, इसका मतलब a और c क्या होंगे बराबर होंगे। इसका मतलब उदाहरण 1 जो था तुल्यता संबंध को रिप्रेजेंट कर रहा है कि x इक्वल टू y हमेशा क्या होगा तुल्यता संबंध को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। इसके बाद में अपन एक एग्जाम्पल उठाते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है, क्या ये तुल्यता संबंध है, हमें प्रूफ करना है। ए हमारे पास जो सेट है वो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, R1 R2 R3 जो हमें रिलेशन में डिफाइन कर रखा है। उसके बाद में हमारे पास R4 है, ओके। तो देखते हैं सबसे पहले क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है। इसका मतलब दोस्तों ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ओके। 1,4 के लिए 4,1 मुझे मिल रहा है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, 1,1 मुझे मिल रहा है, इसके सेकेंड टर्म क्या है 1 है, क्या किसी के स्टार्टिंग में 1 है, जी हाँ इसके स्टार्टिंग में 1 है। इसका मतलब 1,1 जो है वो 1,4 के साथ ट्रांजेक्शन करेगा, 1,4 के साथ ट्रांजेक्शन करेगा,
तो 1,4 आना चाहिए। 1,4 हमारे सेट के अंदर है। इसका मतलब ये जो है क्या होगा, ट्रांजैक्शन करेगा, जो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करता है। उसके बाद दोस्तों हमें देखना है 2,2 के अंदर 2 हमारा क्या है, सेकंड टर्म है। क्या किसी स्टार्टिंग में 1 टर्म है? कभी नहीं है, इसको नहीं देखना। 3,3 में क्या किसी की स्टार्टिंग 1 है? नहीं है। 4,4 को देखता हूँ, क्या किसी के स्टार्टिंग में 4 है? जी हाँ, इसके स्टार्टिंग में 4 है। तो 4,1 का ट्रांजेक्शन होगा, सॉरी मैं क्या लिख दिया मैंने, ये 4,4 जो है इसका ट्रांजेक्शन होगा, 4,4 का ट्रांजेक्शन होगा 4,1 के साथ। ये 4 से 4 कैंसिल, तो 4,1 के सेट के अंदर है, 4,1 सेट के अंदर है। इसका मतलब ये जो R1 होगा हमेशा कैसा डिफाइन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करेगा। दोस्तों हमें देखना R2 1,1 दे रखा है, 2,2 दे रखा है। क्या 3,3 है? कभी नहीं है। 4,4 क्या दे रखा है? कभी नहीं है। तो दोस्तों ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी फेल होती है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए तुल्यता संबंध के लिए तीनों प्रॉपर्टी होगी तभी तो तुल्यता संबंध होगा। अगर एक भी प्रॉपर्टी फेल होती है तो कभी भी तुल्यता संबंध को डिफाइन नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हमारे पास इस एग्जाम्पल के अंदर रिफ्लेक्सिव की जो प्रॉपर्टी है वो फेल हो रही है, तो कभी भी इसको तुल्यता संबंध हम नहीं बोलेंगे। यहाँ क्या है, A, है, 2,2 नहीं दिख रहा, 3,3 नहीं, 4,4 नहीं है, तो कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है। ओके, उसके बाद बात करेंगे A,1 है, 1,2 है, 1,3 है, 1,4 है। इसका मतलब 1 से जितने भी हमारे कार्ड जो ऑर्डर्ड पेयर बने थे सारे बना लिए। 2,1 है, 2,2 है, 2,3 है, 2,4, 2 से लेकर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनाने सारे बना लिए। 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 सारे हमने इस प्रकार के बना लिए। इसका जब आप देखोगे तो ये हमेशा ही रिफ्लेक्सिव होगा। आप करके देखना, हमेशा सिमेट्रिक होगा, हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ओके, क्यों होगा? रिफ्लेक्सिव के लिए मेरे पास क्या मिलना चाहिए, 1,1 मिलना चाहिए, मिल गया। 2,2 मिलना चाहिए, मिल गया। 3,3 मिलना चाहिए, मिल गया। 4,4 मिलना चाहिए, मिल गया। इसका मतलब दोस्तों रिफ्लेक्सिव तो मेरा क्या हो गया। अब मुझे देखना सिमेट्रिक क्या है। 1,2 के लिए मुझे 2,1 मिलना चाहिए, 1,2 के लिए 2,1 मिल गया। 1,3 के लिए 3,1 मिलना चाहिए, मिल गया। 1,4 के लिए 4,1 मिलना चाहिए, मिल गया। 4,2 के लिए 2,4 मिलना चाहिए, ये मिल गया। इस प्रकार से जब आप देखोगे सिमेट्रिक रिलेशन की सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है ये। ट्रांजिटिव मैंने आपको बता दिया, A, B के लिए B, A अगर आपको मिल रहा है तो A, B के लिए B, C मिल रहा है तो A, C भी उस रिलेशन के अंदर डिफाइन करेगा। इसी प्रकार से जो R4 रिलेशन है ये हमारा क्या होगा, R4 जो रिलेशन है ये क्या होगा, हमारा तुल्यता संबंध को डिफाइन करेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन को हमारा डिफाइन करेगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना हमें समझ में आया होगा। ओके, वीडियो को ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।